अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत PSL सीज़न 9। और प्ले ऑफ में कौन कौन सी टीमें होंगी ये फैसला अब हो चुका है, क्योंकि जिस अंदाज से प्ले ऑफ मुकाबलों के लिए 6 टीमों के दरमियान ये मुकाबला था, तो ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो इस वक्त 12 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है मुल्तान सुल्तान, जिसने अपने 9 मैचेस खेले हैं, 6 में जीत को अपने नाम किया है और 3 में शिकस्त का सामना किया है। दूसरे नंबर पर मौजूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और ये भी क्वालिफाई कर गई है, 10 मैचेस खेले हैं, 11 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर चुकी है। पेशावर ज़ल्मी के हवाले से अगर बात की जाए तो 9 मैचेस में 3 में जीत का सिलसिला जारी रखा है, जबकि 5 में जो है उन्होंने जीत कायम की है, जबकि 3 में शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा है। 11 पॉइंट्स के साथ वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कल शानदार अंदाज से ना सिर्फ मैच अपने नाम किया और काफ़ी शानदार अंदाज से उनकी जानिब से भी पूरे सीज़न में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। उन्होंने काफ़ी तब्दीलियाँ की और वो तब्दीलियाँ उनके लिए सूदमंद साबित हुई। इसके बाद अगर बात की जाए कराची क्वालिफाई नहीं कर पाई है, और कहेंगे कि सनम हम तो डूबे तुम्हें साथ ले डूबे, ये बिल्कुल जो है मुहावरा सादिक आता है। ख़ास तौर पर लाहौर कलंदर्स को ना सिर्फ शिकस्त हुई, कराची क्वालिफाई करने से दूर हो गया। इन्हीं तमाम तर मौरिकात पर बात करेंगे। कुछ नई हैपनिंग्स भी हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। वेटरन क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो गहरी निगाहें हैं, और ख़ास तौर पर अगर वेटरन क्रिकेट के ही हवाले से हम बात करें तो ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान वेटरन एसोसिएशन के आमिर सरफराज साहब, और क्रिकेट पर काफ़ी शानदार अंदाज से तबसरा करते हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, और हमें बज़रिया ऑडियो कॉल ज्वाइन कर चुके हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। ख़ास तौर पर एक्सक्लूसिव और इनसाइडर न्यूज़ पर काफ़ी गहरी निगाहें रखते हैं शोएब जट साहब, और काफ़ी शानदार अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। जट साहब वेलकम टू द शो। उनसे भी सवाल से बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो PSL जारी है, ख़ास तौर पर टीमों के बारे से अगर बात भी की जाए, एक जानब में देख रहे हैं खिलाड़ी जो हैं वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं मुसलसल, लेकिन एक अहम नुक्ता ये है कि आया ये लीग नौजवानों के लिए होती हैं, नौजवान खिलाड़ी सामने आते हैं। कुछ फ्रेंचाइज ने तो खुलकर ज़्यादती की है, कराची किंग्स के हवाले से बात की जाए। जी, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि इस किस्म की ज़्यादतियाँ जो है हर फ्रेंचाइज़ माजी में भी करता रहा है, और आपने सीज़न के अंदर भी देखा। अगर आप सिर्फ एक सऊद शकील की मिसाल ले लें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के साथ वो मुंसलिक रहे कई सीज़न में, और मेरे ख्याल में 32 या 33 मैचेस वो बैठे हैं बाहर बेंच के ऊपर, और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपनी एक वर्थ को वहाँ प्रूव किया। तो ये तो सिर्फ कराची किंग्स का मतलब मैं नहीं कहूँगा, अगर आप थोड़ा बहुत अगर नज़र डालें तो शायद, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि जो शेवा है कराची किंग्स का, उमर खान हो या फिर मुश्ताक अहमद कलहोड़ो हो, मोहम्मद रिजवान हो, इन तमाम खिलाड़ियों को उन्होंने मौका नहीं दिया। मोहम्मद हारिस हो, उन्हें मौका नहीं दिया, बाद में वो दीगर फ्रेंचाइज के साथ जाके खेलते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो थिंक टैंक वहाँ मौजूद होता है, या कोचिंग स्टाफ है, या जो सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं, वो लोग मतलब वो ये समझते हैं, एतमाद नहीं होता, और वो ये समझते हैं कि जो दूसरे प्लेयर्स उनके मुकाबले में जिनको मौका दिया जा रहा है वो शायद ज़्यादा बेहतर प्लेयर हैं और वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से कुछ लोगों को बैठना पड़ता है। अब उस्मान कादिर की मिसाल है कि इस वक्त तकरीबन 9 मैचेस कोयटा खेल चुकी है, और एक मैच की कभी वो टीम में हिस्सा नहीं बने हैं, और उनके अलावा भी काफ़ी लोग हैं कि जो इस वक्त उनकी बेंच स्ट्रेंथ का मसला है का हिस्सा हैं और मौका नहीं मिला। और इसी तरह आप कराची की तरफ वापस आ जाएं तो जो साद बेग एक वन ऑफ द प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान का, पिक्चर नज़र आता है, वो एक मैच खेले, अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन जो उनकी मेन ड्यूटी थी वो एज ए विकेट कीपर थी, एज ए बैट्समैन नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि इस तरह होता है क्रिकेट के अंदर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आमिर साहब क्या कहेंगे? दूसरी जानिब आगे बढ़े प्रोग्राम में बात करें, मोहसिन नकवी साहब, उनके हवाले से भी इस वक्त बात करिए। एक सियासी ओहदा उन्हें मिलने जा रहा है, और सियासी ओहदा अगर उन्हें मिलता है तो, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर भी वो अपने काम करते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो है, मैं उनके हवाले से ये कहना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली उनको एज ए केयर टेकर CM के तौर पे जो मौका मिला पंजाब को सर्व करने का, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए कि रेपुटेशन कमाई। वो सारी चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त हैं और हैं अपनी जगह, लेकिन अल्लाह से दुआ ये है, और शायद कोई ऐसा कानून हो कि एक शख्स को 2 अहम मुल्क के ओहदे रख कर ना चलने दिया जाए तो बेहतर है। मैं मोहसिन नकवी को मोहसिन स्पीड भी कहा जाता है उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, उनकी शख्सियत, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ के हवाले से मैं किसी 2 आरा का शिकार नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि वो एक अच्छा और बेहतरीन इंसान है, लेकिन या तो वो PCB के चेयरमैन रहें
या फिर वो जो उनको एक्सपेक्टेड ये है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ उनको लेके जाया जा रहा है, वहाँ ले जाएं। बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो होम मिनिस्ट्री का है, तो बेहतर यह है कि वो पीसीबी का ओहदा किसी और के लिए छोड़ दें। और कभी भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो अरबाब इख्तियार है उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए कि दो अहम ओहदों के ऊपर एक शख्स को, चाहे वो कितना ही ज़हीन हो, कितना ही अच्छा हो, कितना ही स्मार्ट हो, उसको लेके चला जा सके, क्योंकि दोनों फुल टाइम जॉब है और दोनों के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा मुसलसल टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, टेक्नोलॉजी का जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान भी होता है। हमने देखा कि एक जानिब जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जिस पर माजी में हमने देखा शिकायत करते हुए दिखाई दिए शादाब खान, और ये सिलसिला एक सामने आया, लीग हो रही है टाटा वुमेंस प्रीमियर लीग, तो वहाँ भी ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और जो डिसीजन था उसको हमने देखा किस तरीके से रिवर्स होता हुआ। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहूँगा कि मिस यूज़ जो टेक्नोलॉजी का जो सबसे पहले हाईलाइट हुआ, वो जो एक वर्ल्ड कप के अंदर तेंदुलकर को नॉट आउट करार दिया गया था 2011 वर्ल्ड कप जी, तो वो एक ऐसा मौका था कि जहां हमें ये एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ किया जा रहा है। उसके बाद अगर आप पीएसएल की मिसाल इस्तेमाल भी हुई तो पाकिस्तान के खिलाफ हुई, और पीएसएल की अगर आप मिसाल लें तो पीएसएल के अंदर कम से कम 2 मौक़ों के ऊपर, जिसमें एक में शादाब खान ने भी हाईलाइट किया कि बॉल जो है ये थोड़ा सा हमें मतलब वो टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने कहा कि इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, इसको मैंने खुद बखौर देखा है, जो WPL हो रही है, और उसके अंदर दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी भी अगर आ जाए ना, और अगर उसको मिसयूज़ ना किया जाए, तो वो जो डिसीजन दिया गया है वो बहुत गलत दिया हुआ है। वो साबित होगा कि इसको मिसयूज़ किया गया है टेक्नोलॉजी को। आप बॉल की रोटेशन के ऊपर नज़र डालें, आपकी उसके जो ओरिजिनली जहाँ पिच हुई है, पिच होने के बाद जिस डायरेक्शन में बॉल गया है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी पे उसको दिखाया गया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाया गया, विच इज़ वेरी अनफेयर एंड वेरी स्केरी एज वेल। बिल्कुल, इन्हीं मौलिकात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें बजरिया ऑडियो कॉल ज्वाइन कर चुके हैं शोएब जट साहब। आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि किस तरीके से देख रहे हैं PSL सीज़न 9, ये मेला लगा, नौजवानों के लिए सूदमंद साबित होगा? कोई दरियाफ्त हम देख रहे हैं नौजवान खिलाड़ियों की इस लीग में? यार अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड जो है वो नीचे जा रहा है, बजाय इसके दुनिया भर की लीग्स जो है वो फ्लोरिश कर रही हैं, ऊपर जा रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो पस्तियों की तरफ जा रही है, और ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगेगा। आप देखिए ना, जो IPL का स्टैंडर्ड है, जो बिग बैश का स्टैंडर्ड है, जो BPL में भी आपको टैलेंट नजर आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली है बहुत ज्यादा कि हम जो है वो उस तरीके से जितना हम डिडोरा पीट रहे हैं उतनी अच्छी क्रिकेट हमें नहीं देखने को मिल रही। अब पूरी दुनिया में इंटरटेनिंग क्रिकेट देखी जाती है, और वर्ल्ड कप का ये साल है। वर्ल्ड कप से पहले आपका ये बड़ा सुनहरा मौका था कि आप अपने खिलाड़ियों को डोमेस्टिक सतह पे चेक कर लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वही घिसी पिटी 160-170 वाली क्रिकेट, उससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। चंद मैचेस 200 तक गए हैं, लेकिन ज्यादातर मैचेस जो है इसमें, और हम फिर ये बातें करते हैं कि जी हमारे यहाँ लीग में बॉलिंग का स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है। बॉलिंग का स्टैंडर्ड ये है आपका कि आपका प्राइम बॉलर जो पाकिस्तान टीम का कप्तान भी है, वो एक टेल एंडर से चौका खा के मैच जो है वो हार जाता है, और बैटिंग में 4 छक्के लगा के वो शायकीन को उंगली दिखा के चुप करवा रहा होता है कि चुप हो जाओ। तो ये सबकी प्रायोरिटीज अलग हैं। लेवल जो क्रिकेट का है वो मैं नहीं समझता कि ऊपर जा रहा है। बिल्कुल सर, तवक्कुफ कीजिएगा, आमिर साहब से भी इस हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। आमिर साहब क्या कहेंगे? जट साहब ने तो वाजे कर दिया कि दिन ब दिन हमारा जो प्रॉस्पेक्ट था, जो हमारा बड़ा ब्रांड था, वो ब्रांड अब जो है उस तरीके से ब्रांड नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल सही उनका तज्जिया है। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी होगा जिसको क्रिकेट की सूझबूझ होगी, जो क्रिकेट के हलकों के अंदर उठता बैठता होगा, उसको क्रिकेट में ये नज़र आ रहा होगा कि PSL के अंदर जो पाकिस्तान जो ये ऑर्गेनाइज़ कराता है उसमें मेयार हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सही लफ्ज़ ढंडोरा पीटने वाला कहा कि वो जो पीटा जा रहा है, ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये को रियलाइज़ करना चाहिए कि आप इस दफ़ा आप अगर ख़ास तौर पे देखें तो ख़ास तौर पे कराची के अंदर जिन टाइमिंग्स के अंदर मैचेस रखे गए हैं, और आज से जो 9 बजे से मैचेस शुरू होंगे और रमज़ानों के अंदर, तो उसमें आपको गेट मनी से लेके बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो मेन जो माजी के अंदर हम कहते थे कि हमें कोई प्रोडक्ट जो है इन टूर्नामेंट को करवाने से मिल रही है, या कंपटीशन हम अच्छा देखते थे, या एक कैटेगरी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूंगा कि जो दुनिया से हमारे यहाँ क्रिकेटर्स आते थे, वो इस PSL में उसकी कमी महसूस बिल्कुल की गई है। और अगर ये सिलसिला इस तरह से रहा तो हम शायद बहुत पीछे चले जाएंगे, और जो अभी भी जो प्लेयर्स हमारे पास आ रहे हैं वो भी आगे हमें नहीं आएंगे। और उसका नुकसान ये होगा कि जो प्लेयर्स, जो जिन लोगों को आप चाहते हैं कि मौका मिले, उनको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने का मौका मिले, वो नहीं मिल सकेगा।
इस पूरे सीजन के अंदर आपको अगर कोई एक आध कोई प्लेयर ऐसा नजर आया है तो शायद उसमें मेहरान मुमताज़ एक नाम मुझे नजर आया है कि जिस तरह से वो गेंद कर रहा है, अगर उसको हम थोड़ा सा ग्रूम करते हैं, एक आध साल 2 साल उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको वॉच करते हैं, टीम के साथ रखते हैं, तो शायद वो पाकिस्तान के लिए सब कर सके। बाकी कोई बैट्समैन और कोई और ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो आप कह सकें कि हमें इस टूर्नामेंट की दरियाफ्त हो या उससे हमें कोई फ़ायदा उससे मिलता हुआ नज़र आ रहा हो। बिल्कुल। आईसीसी इजलास के हवाले से तफसीलात सामने आई हैं। आईसीसी इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सैयद मोहसिन रज़ा नकवी कल दुबई रवाना होंगे, चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए वो दुबई रवाना होंगे। दूसरी जानिब इस वक्त उनके हवाले से ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो मौजूदा हुकूमत का सेटअप का हिस्सा भी बनेंगे, और क्या वो ये दोनों जो ओहदे हैं साथ चला सकते हैं, क्या वो गवर्नमेंट ऑफिशियल भी बन सकते हैं और इसके साथ साथ वो पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर भी अपनी सर्विसेज को जारी रख सकते हैं, ये एक अहम सवाल है। इसी हवाले से शोएब जट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आईसीसी का जो कानून है उसके मुताबिक तो आपको कोई सरकारी ओहदा नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर नकवी साहब ये रखते हैं तो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान को कोई मुश्किल वक्त तो नहीं देखना पड़ेगा नकवी साहब के दोनों ओहदे रखने की वजह से? क्या कहेंगे सवाल से? देखिए, हम आईसीसी का चार्टर देखते हैं या दुनिया की किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी का देखते हैं, चाहे आईओसी हो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो, उनके चार्टर्स में वाज़ेह है कि किसी भी मुल्क की स्पोर्ट्स बॉडी में अगर हुकूमती इंटरफेरेंस होगी तो फिर वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी श्रीलंका में आपने देखा होगा कि उनके बोर्ड की मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड कर दी गई थी। अब यहाँ पे मामला ये है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जाहिर है जब मोहसिन नकवी जो है वो फेडरल कैबिनेट में चले गए हैं तो वो खुद एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए हैं। फिर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर इस बॉडी को रन करेगा जो है वो सेमी गवर्नमेंट समझ लें इसको, या कहें तो फिर यकीनी तौर पर उंगलियां उठेंगी। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं कि आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भेजा था और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आईसीसी ने अप्रूव कर दिया था। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जाके देखें तो वहां पे इंटरेस्टिंगली आप जो है ना आप ऐसा कर सकते हैं जो मोहसिन नकवी कर रहे हैं कि वो फेडरल मिनिस्टर भी हैं और उसको भी रन करेंगे। बट मीनवाइल आईसीसी का चार्टर देखें तो ये, मैं आपको एक बात तो वाज़ेह तौर पे बता दूं, पाकिस्तान में कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हाथ जो है वो आईसीसी तक भी जाते हैं और वो आईसीसी के बोर्ड ममालिक तक भी उनकी ताल्लुकात अच्छी हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर कुछ शरारतें पाकिस्तान से ही होंगी और पाकिस्तान से ही ये प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। और एक और बात ज़हन में जरूर रखिएगा कि ये चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पे खड़ी है, अगले साल आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, तो अब ये बोर्ड जो है मुख्तलिफ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैक फुट पे लेके जाएंगे इस पोजीशन को लेकर कि ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है। और ये बात तो तय है कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके यहाँ नहीं होगी, क्योंकि जब आपने एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल पे ले गए थे तो उसी टाइम ये तय हो गया था, आपने अपनी वो ताबूत में आखिरी कील उसी दिन ठोक लिया था। तो अब लोगों को बेवकूफ बनाए, लारे लप्पे सुनाए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल, आपको चैंपियंस ट्रॉफी दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहेंगे आमिर सरफराज साहब, क्योंकि कल का जो अहम मुद्दा है पाकिस्तान जो पेश करेगा आईसीसी के सामने वो ये है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी हासिल करनी है। क्या पाकिस्तान के जो नए चीफ हैं क्रिकेट बोर्ड के वो ये चीज़ों को बेहतरली डील कर पाएंगे? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं फिर कहूँगा कि अहलियत से कोई इनकार नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स उस लेवल पे भी चल रही है, अहलियत तो चले आप यहाँ बात कर लेना, नहीं, मैं इन लोगों के आगे तो अहलियत आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जिनके सामने उन्होंने अहलियत दिखाई थी उन्होंने तो ओहदा दिला दिया, आईसीसी वो चीज़ दे देगा, उनको अहलियत तो कुछ और दिखानी है ना। देखिए, अहलियत के हवाले से मैंने कहा कि कॉम्पिटेंसी उनके अंदर मौजूद है, लेकिन बात यह है कि जिस फोरम के ऊपर वो जाके बैठ रहे हैं उस फोरम के ऊपर आपको ये मालूम है कि इन्फ्लुएंस किसका है, इंडिया का क्या रोल है, इंग्लैंड का क्या रोल है, और इस तरह से जो दीगर उनकी जो एक तरह से काइंड ऑफ कार्टेल सा बना हुआ है, वो उसके ज़ेरे असर जाने के बाद जिस तरह से अभी शोएब जट ने ये बात की है कि उनको होती भी नज़र नहीं आ रही, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हर फोरम पे कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, चाहे वो बीसीसीआई उनका स्पोर्ट्स का बोर्ड हो या कोई और चीज़ हो। तो चूंकि इस वक्त हम हर लिहाज से कमज़ोर हैं, तो मुझे नहीं लगता, और मैं इस बात से एग्री करूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में मुनक्किद हो जाएगी। अगर हुई तो मैक्सिमम वही हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट किया जाएगा और उसके अंदर भी फिर मसाइल पैदा होंगे कि ये इसको हम कैसे लेके चलते हैं। बिल्कुल। शोएब जट साहब, इस हवाले से भी काइंडली बताइएगा, एक जानिब हम देख रहे हैं वाज़े तौर पर तो डैरन सैमी ने भी पैगाम दे दिया, उन्होंने कहा कि इस जो पीएसएल सीज़न 9 है उसको लेकर वो तैयारियां कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि किसी तरह अच्छे नताइज वो ले आएँ पेशावर ज़ल्मी के लिए, और कौमी टीम के साथ बतौर कोच मुंसलिक रहने से मुतालिक भी जो तफसीलात सामने आ रही हैं, अभी तक खिलाड़ियों ने उस तरीके से बैनुल-अक़वामी
उस पेशकश का इज़हार नहीं किया है। डैरेन सेमी ने क्या कहा था, पहले मैं चाहूँगा वो तमाम तर चीज़ें जो हैं आप सुने, इसके बाद इस टॉपिक पे ही बात करते हैं। My first job is to be here helping Peshawar win a title. I'm not focused on anything else. Did they approach you? I'm not focused on anything else. Last Yeah. question only related to PSL, that's what Peshawar I'm here related for. to- Zalmi has been in 4 finals and won 1. And my job here is to help create an environment that, and Baba Azam in his second year as captain, that's all I'm focused on right now, the PSL. And I have a World Cup to think about with West Indies. That's my coaching jobs now. इस तरीके से कोई खास रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त वो पेशावर ज़ल्मी के साथ मुंसलिक रहना चाहते हैं, और दीगर जो कोचेज़ हैं उनके हवाले से कुछ तफसीलात हैं सर, कुछ इनसाइडर न्यूज़? देखिए, बात ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतने जो है ना उसमें क्यों रहता है कि किस फैसले को कोई पानी देना चाहते नहीं है ये लोग। अगर आपने मिकी आर्थर को पहले पाकिस्तान टीम का कोच बनाया था तो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी गैर मुल्की कोचों के साथ ऐसा रवैया अपना दिया, अब कोई यहाँ आने को तैयार नहीं है। सवाल ये बनता है कि जब गैर मुल्की कोच यानी कि मिकी आर्थर पाकिस्तान के साथ, क्या वो सही कर रहा था? पाकिस्तान एशिया कप खेल रहा था और वो जाके इंग्लिश काउंटी में कोचिंग कर रहे थे, उनके लिए तो पाकिस्तान प्रायोरिटी नहीं थी, पाकिस्तान सेकंड चॉइस थी। अब उसके बाद जब आपने फैसला किया, मोहम्मद हफीज को ये टास्क दिया, तो सिर्फ 1-2 टूर्स के बाद, एक्चुअली तो ये एक टूर ही कहलाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाई किया और न्यूजीलैंड से होते हुए वापस आ गए, एक मुकम्मल टूर के बाद आपने एक कोच को उठा के बाहर फेंक दिया। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में किस तरीके से पॉलिसियों को हवा में उड़ा दिया जाता है। मोहम्मद हफीज एक बड़ा नाम थे, उनको मौका जब दिया था तो फिर मुकम्मल मौका देना चाहिए था। अब एक मरतबा फिर गैर मुल्की कोचेस को लाएंगे, गैर मुल्की कोचेस आते हैं और फिर वो आके पाकिस्तान में भी अपना जो है ना वो डर्टी पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं, जिसका पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी कोच हो, मुल्की हो गैर मुल्की हो, आप उसको एक प्रॉपर टाइम दें और उस प्रॉपर टाइम में अगर वो नताइज ना दे तो फिर तौबा कर लें। बिल्कुल, क्या कहेंगे, बैनुल अक़वामी कोचेस रहने चाहिए आमिर सरफराज साहब, या फिर मकामी कोचेस जो ज़का अशरफ साहब ने पॉलिसी रखी थी सामने, वो बेहतर है? इस वक्त तो हमारे मुल्क की माशी जो इस वक्त पोजीशन है वही आपको अलाउ नहीं करती कि आप किसी फॉरनर को लेके आएँ और उसको फॉरेन एक्सचेंज आप यहाँ से रिम्बर्स करके दें। तो मैं तो कभी भी इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। आप इसको इन अ फ़नी वे मैं कह रहा हूँ कि मेड इन पाकिस्तान पे जाएँ, आपके पास बड़े बड़े क्रिकेटर मौजूद हैं और उनके ज़रिए उनकी खदमात आप ले सकते हैं। बहुत सारे क्वालिफाइड कोचेज़ आपके पास मौजूद हैं, आप उनको मौका दें, इंशाल्लाह ताला वो डिलीवर करेंगे। रही बात ये कि लोग एक सिर्फ उस पॉइंट को यानी कंफर्म करवाने के लिए कि जी जब पाकिस्तानी आता है तो वो कोई ना कोई अपनी डर्टी पॉलिटिक्स या लाइकिंग डिसलाइकिंग की तरफ चला जाता है, तो मेरे भाई वो जो गोरा भी यहाँ पे आ रहा है ना, तो हमारे पाकिस्तानी इतने कैपेबल हैं कि उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके लेके चलते हैं और वो जो उनको नताइज चाहिए होते हैं वो ले लेते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो ही जाती है। हाँ, जो ब्लू आइड हैं उनको लेके आ ही जाते हैं वो लोग, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और बेहतर यही है कि इस वक्त भी मैं कहूँगा कि अगर पाकिस्तानी कोचेस के सहारे ही पाकिस्तान की टीम को लेके चला जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी जानिब अगर बात की जाए PSL सीज़न 9 में एक बार फिर से अपनी धाक बिठाने में कामयाब साबित हुए उस्मान खान, और उन्होंने 2 सेंचुरियाँ इस सीज़न में की। इससे कबल उन्होंने PSL 8 के अंदर एक सेंचुरी कर सबको हैरान कर दिया था, और अब वो सबके चर्चों में। गुज़िश्ता रोज़ जब उन्होंने इस हवाले से बात की तो उनसे सवाल किया गया कि आया वो पाकिस्तान के लिए क्या अपनी खिदमात को जारी रखना चाहते हैं, जिससे मुतालिक उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, और उन्होंने कहा किसी ने मुझसे रब्ता भी नहीं किया। लेकिन अभी हमने देखा कि ये हैपनिंग सामने आई है कि कामरान अकमल से उनकी मुलाकात हुई है। शोएब जट साहब, क्या समझते हैं, कुछ अंदर की कहानी है? कामरान अकमल की मुलाकात हुई है तो क्या देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक रखने की बात भी हुई होगी? क्या कुछ ऐसी पेशकश की होगी कामरान ने उनसे? यार मैं ये समझता हूँ कि अगर एक खिलाड़ी जो है वो मुल्क छोड़ जाए और ये फैसला कर ले कि जी अब उसने कहीं और से खेलना है और वो फिर ओवरसीज की हैसियत से आपके इवेंट में आए, तो फिर आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए ऐसा सोचते हुए, या ऐसा फैसला अगर आप करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर एक खिलाड़ी ने पाकिस्तान छोड़ दिया, हमें उसकी वो करनी चाहिए कि वो जो सर्कमस्टांसेस हुए, उनके साथ जो ज्यादतियां हुई, उसकी हमें मजम्मत करनी चाहिए कि ये गलत हुआ है। लेकिन आप एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि अगर कोई भी मुल्क छोड़ के जाता है
तो भी उसके लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये मुनासिब फैसला नहीं होगा। पाकिस्तान के पास और बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी मौजूद हैं और ये पीएसएल, फिर आपको यही बताऊंगा कि इस पीएसएल को अगर आप एक वो बनाएंगे कि इसकी बुनियाद पे, तो फिर तो मुझे लगता है कि इसका स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है कि आप इसकी बुनियाद पे किसी को लेकर जाएं और आप सोचें कि वो वर्ल्ड कप आपको जितवा देगा। बिल्कुल अहम बात की। क्या कहेंगे आमिर साहब इस हवाले से, क्योंकि जट साहब ने तो वाज़ेह कर लिया। नहीं, देखिए वो जो जट साहब ने बात की बिल्कुल सही की है, लेकिन मैं थोड़ी सी एक गुजारिश ये करना चाहूँगा कि इमरान ताहिर भी तो एक प्लेयर थे ना पाकिस्तान के, छोड़ के साउथ अफ्रीका गए, वहाँ सेटल हुए और वो भी पाकिस्तान खेलने आ रहे हैं। तो फार्मूला या हमारे कमेंट्स दोनों पे सेम जाने चाहिए। उस्मान का सिलसिला ये है कि उस्मान चूंकि एक जी जट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सरफराज भाई, मादरत के साथ मैं आपको ये नहीं कह रहा कि उसको पीएसएल में नहीं अलाउ करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको नेशनल टीम के लिए कंसीडर नहीं करना चाहिए। जी हाँ नहीं, ये मैं एग्री करता हूँ, फुल्ली एग्री करता हूँ कि जो आदमी हमें छोड़ के चला गया उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए और शायद उनके हक में भी बेहतर नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने पिछले सीजन के अंदर फास्टेस्ट सेंचुरी की, इस सीजन में 2 सेंचुरियां शायद करने वाले वाहिद बैट्समैन हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस पोजीशन पे उनको चांस देने का मिलने का इम्कान है, उस पोजीशन पे हमारे पास सीनियर तरीन लोग और उसके साथ साथ काफ़ी टैलेंट मौजूद है कि जो ऑफ एंड ऑन आपको रिजल्ट दे सकता है। शायद उनका वापस आकर यहाँ खेलना फैसला उनके हक में माशी तौर पे और दीगर हवालों से अब अच्छा भी ना हो, तो बेहतर यह है कि वो जहाँ चले गए वो वहीं से अपनी क्रिकेट कंटिन्यू करें। यहाँ उनको लकीली पूरा मौका मिल रहा है ना, ऐसे गैस प्लेयर तो खेलें, आके एंजॉय करें लाइफ को। जट साहब, मैं आपसे ये भी सवाल जानना चाहूँगा, आखिरी 2 सवाल आते हैं, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए बाबर आजम की इस सीज़न परफॉर्मेंस के हवाले से। वो काफ़ी शानदार अंदाज से बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं और हनीफ मोहम्मद कैप भी उन्होंने हासिल कर ली है, और अगर बात की जाए उन्होंने सेंचुरी भी की, निफ सेंचुरियाँ भी की सीज़न में। अब जो कुछ हल्के वो इस हक में कि बाबर आजम एक बार फिर से कप्तान होने चाहिए, आपका क्या रद्द-ए-अमल इस पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसकी हमें जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन अगर हम पलट के देखते हैं सर्कमस्टांसेस को, तो आपको सर्कमस्टांसेस ये नजर आते हैं कि बाबर ने बतौर कप्तान आखिरी जो 4 मेगा इवेंट्स खेले, उन चारों में उनकी परफॉर्मेंस क्या रही। दौरे न्यूजीलैंड से उनका बल्ला दोबारा से रन उगलना शुरू हुआ है, लेकिन दौरे न्यूजीलैंड में वो कप्तान नहीं थे। बीपीएल में उन्होंने दोबारा से रन्स बनाए, लेकिन बीपीएल में वो कप्तान नहीं थे। अब पीएसएल में जब वो रन्स बना रहे हैं तब वो कप्तान जरूर हैं। तो 2 इवेंट जहां से उन्होंने मोमेंटम पकड़ा वहां वो कप्तान नहीं थे, लेकिन इस इवेंट में आके स्कोर कर रहे हैं तो कप्तान भी हैं। बट मीनवाइल अगर मैं फिर वही बात करूंगा कि इस पीएसएल के स्टैंडर्ड को देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि स्टैंडर्ड बहुत गिरता जा रहा है, बहुत ही नीचे जाता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें बाबर को अब जो एक मौका, मतलब बाबर जिस तरीके से अपने रन्स बना रहे हैं उन पे एक बर्डन आपने उतार दिया है, तो वो बर्डन उतरा ही रहना चाहिए। वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, ऐसे में अगर आप बार बार अपनी टीम को छेड़ेंगे, पहले आपने कोचेस को हटा दिया है, अब आप कप्तान को हटा के दूसरे कप्तान को लाएंगे। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी की पीएसएल में परफॉर्मेंसेस बिल्कुल अच्छी नहीं रही, ना एज प्लेयर ना एज कैप्टन, बट उसके बावजूद जब आपने उनको कप्तान बनाया है वर्ल्ड कप तक के लिए तो फिर उनको कैरी करना चाहिए। आमिर सरफराज साहब, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं इस चीज़ से एग्री करूंगा कि वैसे ये तो माजी में हमारे पास हटा है तो ही ज़्यादा ग्रूम हुए बाबर। नहीं, ऐसा नहीं है। वो डे फर्स्ट से एक बहुत अच्छा, बहुत क्लास बैट्समैन था, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस वक्त उनको कप्तान बनाया गया शायद वो डिज़र्व नहीं करते थे। और आपने देखा होगा कि उनको काफ़ी अरसे तक जो है उनको डगआउट से बैठ के गाइड किया जाता था, फील्ड प्लेसमेंट के हवाले से, बॉलिंग चेंजेस के हवाले से। बैटिंग ऑर्डर तो डेफिनेटली जो वहाँ लोग बैठे होते थे वो उसको गाइड करते होंगे। तो उस वक्त नाजायज़ लाए थे, अब उसने ग्रूम भी किया था, सब कुछ किया था। जायज़ कोई है? हमेशा आए हैं लोग, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, कोई एक नहीं है। पीसी भी जायज़ तरीके से देखें, अगर पॉलिटिकल अब मुझे नहीं पता आप प्रोग्राम को किस रुख की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं कम से कम एक नेगेटिव जो है माइंडसेट वाला आदमी नहीं हूँ। मैं चीज़ों को पॉजिटिव लेता हूँ और उसको अगर किसी के खिलाफ या किसी के हवाले से कोई राय अपनी कायम करता हूँ तो उनकी परफॉर्मेंस के बाद करता हूँ। अगर बाबर को कप्तान बनाया था और कप्तान बनाने के बाद उनको किसी किस्म की कोई असिस्टेंस मतलब गैर ज़रूरी तौर पे नहीं दी जा रही होती, हमने ये भी देखा कि वसीम अकरम बैठ के ये कर दो वो कर दो, ऐसा नहीं होता है। इस तरह से कप्तान को, जिसने क्लब क्रिकेट में भी कप्तानी ना की हो, आपने उसको कप्तान बना के वहाँ पर लेकर आए थे, ये वो जस्टिफाइड फैसला नहीं था। अगर खैर बहुत बात लंबी हो जाएगी। पीएसएल के हवाले से जो 2 मैचेस अभी हैं, बज़ाहिर लोगों का परसेप्शन ये है कि टूर्नामेंट में अब इन मैचों की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इन 2 मैचों की जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वो है सेकंड पोजीशन स्पॉट को लेने के लिए। या पहले और दूसरे का तो इतना फ़र्क नहीं होता, क्योंकि अभी पेशावर ज़ल्मी और कोयटा के लिए इन 2 मैचों की जो अहमियत है वो ये है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा जीतेगा, वो सेकंड पोजीशन अगर लेने में चले जाएगा तो उसके पास एक
और मैच होगा, और तो मैच होगा बिल्कुल, जिसके ठीक है। अंदर वो एलिमिनेटर 2 के अंदर भी क्वालिफाई करने की पोजीशन में चला जाएगा। तो जो कुछ लोगों का एक परसेप्शन ये है कि मैं चैनल पे सुन रहा था कि जी अब तो डिसाइड हो गया है, प्लेऑफ के अंदर नहीं टीमें बिल्कुल चली है, गई हर हैं। मैच की अहमियत होती है तो और बिल्कुल वो आपने अब दुरुस्त जो है फरमाया। उसकी एक एक और रद्द-ए-अमल सामने आया है और ये रद्द-ए-अमल अब शायकीन क्रिकेट की जानिब से सामने आया। हमने देखा कि मोहम्मद आमिर जो हैं उन्हें काफ़ी सख्त जुमलों का सामना करना पड़ा और उनके खिलाफ जिस तरह से ख़ास तौर पर नारेबाजी हुई उसके हवाले से उन्होंने भी रद्द-ए-अमल दिया। जज साहब क्या कहेंगे, जिस अंदाज से हम देख रहे हैं उन्होंने बाकायदा अपनी सज़ा इस हवाले से काट ली है, तमाम तर चीज़ें हो चुकी हैं, उनका वो सामना कर चुके हैं, लेकिन जो दाग है उनके दामन पर वो अभी तक नहीं हटाया है। शायकीन क्रिकेट ना जाने क्यों उस तरीके से उन्हें जो है तनकीद का निशाना बनाया करते हैं। यार देखें, अभी सरफराज भाई ने बिल्कुल सही निशानदेही की थी कि हम पॉलिटिकल बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये इसका बात करनी पड़ेगी चीज़ों को समझाने के लिए। देखिए, बात ये है कि आसिफ अली जरदारी, उन पे जो इल्ज़ाम थे वो भी प्रिजनर रहे, नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगे वो भी जो है वो प्रिजनर रहे, और उसके बाद अब इमरान खान जो है उन पे भी इल्ज़ाम हैं वो भी प्रिजनर हैं। वो आके दोबारा मुंतखब हो सकते हैं, मुल्क को रन कर सकते हैं। तो एक खिलाड़ी जिसने अपनी गलती का एतराफ़ किया, सजा भुगती, और सजा काटने के बाद जब वो आया तो उसने परफॉर्म किया। ये वही लोग हैं जो आज नारे लगा रहे हैं इस तरह के। ये जब चैंपियंस ट्रॉफी जीता था तो वही जो है ना सीना चौड़ा करके सब जगह जो है ना वो आगे आगे आ रहे थे कि हम चैंपियंस बन गए, हम चैंपियंस बन गए। तो चैंपियन आपको बनवाया किसने था? मोहम्मद आमिर ने ही बनवाया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत रवैया है। अगर एक इंसान ने अपनी गलती का एतराफ कर लिया, अपनी गलती पे वो नादिम है, तो फिर आप कौन होते हैं कि आप जो है ना वो इस तरीके से करके उसके दागदार माजी को दोबारा जो है बार बार सामने लेकर आए। हाँ, अगर वो दोबारा ऐसा कोई काम कर रहा होता या उसने माफी ना मांगी होती, अपनी गलती का एतराफ ना किया होता, तो चले फिर आप अपने दिल की भड़ास निकाल लेते। मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। क्या कहेंगे आमिर सरफराज साहब आप? बिल्कुल ठीक है भाई, वो अपनी सज़ा भुगत चुका है। हम अगर आप ये देखें कि ना सिर्फ लोकल क्रिकेटर्स के अंदर, ये हमारे जो टेस्ट और इंटरनेशनल रहे हैं जिन्होंने अपनी सज़ा काटी है, वो आज किसी न किसी हवाले से बोर्ड से या क्रिकेट से मुंसलिक हैं और लोग उनको काइंड ऑफ वेलकम कर रहे हैं। और इसी तरह आप अगर इंटरनेशनल सिनेरियो में चले जाएँ तो दो नाम मुझे याद हैं, डेविड वार्नर और उसके अलावा जो स्मिथ थे, कि उन्होंने भी गलतियाँ की किसी भी हवाले से, वो भी बाहर हुए और उसके बाद वापस आए हैं। तो ठीक है, सज़ा भुगत ली, जिसको जो सज़ा मिलनी थी वो मिल गई। और अब अगर वो वापस आए तो ये जो शॉर्ट साइटेड लोग हैं वो उनको थोड़ा सा जो है ना अपने रवैयों के ऊपर गौर करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। उनका तो मजाक हो गया, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी जो है ना वो ख़राब हो जाती है। भाई, उसने जो जुर्म किया था उसकी उसने सज़ा भुगत ली। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही कहा शोएब जट साहब ने। और अगर आप इस तरह से कि सज़ा भुगतने के बाद भी किसी को माफ़ करने को तैयार नहीं है तो फिर तो माशरा ही तबाह हो जाएगा हमारा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर सरफराज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, और बहुत शुक्रिया शोएब जट साहब कीमती वक्त देने के लिए। हमारे दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।